एनसीईआरटी विज्ञान साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें सजीव विशेषता एवं आवास इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करेंगे फास्ट में। जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है? वह आंसर हो जाएगा कपूर। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदला जाता है। घरेलू उदाहरण में है कपूर, नैप्थलीन बॉल और नमक का उपयोग शामिल है ऊर्ध्वपातन के। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है कपूर, नैप्थलीन बॉल और नमक। अगला प्रश्न है, बिना उबले हुए अंडा का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। अंडा का लगातार गर्म करने पर उसके जर्दी द्रव में अत्यधिक बॉन्ड बनता है, जिससे पानी के लिए जगह कम बचता है, इसलिए गर्म करने के बाद जर्दी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से द्रव का तीनों अवस्था में रहता है? यह होता है जल। जल एक ऐसा पदार्थ है जो सामान्य रूप से द्रव पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ की तीन अवस्था ठोस, द्रव और गैस होती है ये। नेक्स्ट है, दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है और एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रक्रम के संबंध में क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सहजीव। जब दो जीव साथ साथ रहते हैं तो इसमें से एक जीव दूसरे को आवास तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा जीव भोजन बनाता है एवं भोजन प्रदान करता है। तो इस प्रकार के संबंध को सहजीवी कहते हैं। सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन में एक शैवाल तथा एक कवक घनिष्ठ रूप से साथ रहते हैं। लाइकेन में शैवाल और कवक का घनिष्ठ रूप होता है। शैवाल से निर्मित भोजन कवक को मिलता है तथा इसके बदले में वह कवक से खनिज, लवण, स्थान व रक्षा प्राप्त करता है। शैवाल से निर्मित भोजन कवक को मिलता है, इसके बदले में कवक से खनिज, लवण और स्थान व रक्षा प्राप्त होता है शैवाल को। नेक्स्ट है, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे होते हैं लाइकेन। शैवाल तथा कवक की सहजीवी अंतरक्रिया से बने पौधे लाइकेन होते हैं। इसमें शैवाल भोजन निर्माण का कार्य करता है, जबकि कवक आवास प्रदान करता है। रिक्सिया, मार्केंसिया तथा फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा है। रिक्सिया, मार्केंसिया तथा फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा है। नेक्स्ट है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैव अवयवों का निरूपण करते हैं। वे होते हैं कीट, मेढक, मछली और जलीय पादप होते हैं। निवास स्थान के दो यानी जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक में कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप आदि शामिल होते हैं। जीव निवास करते हैं। जैविक घटकों में कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप आदि निवास करते हैं, जबकि अजैविक घटक में निर्जीव चीजों का शामिल होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य गैस, पानी, मिट्टी, खनिज आदि। ये सभी अजैविक के उदाहरण हैं। सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य गैस, पानी, मिट्टी, खनिज। नेक्स्ट है, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के विषय में नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाए जाते हैं। विशिष्ट आवास में पाए जाने वाले विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाते हैं। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति जीवों की वे प्रजाति होती है जो विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती है। वे दुनिया में और कहीं मौजूद नहीं होती। जैसे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला एक सींग का गैंडा, जो भारत का एकमात्र विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। जैसे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला एक सींग वाला गैंडा भारत का एक विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुआ आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उसे कहते हैं टेरेरियम कहते हैं। टेरेरियम का वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुआ आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उसे टेरेरियम कहते हैं। दीमक, मक्खी तथा केचुआ जैसे जंतु टेरेरियम में पाले जाते हैं। यह जीवशाला में मछली जैसे जलीय जीव पाले जाते हैं। जैसे संग्रहालय में विभिन्न जीवों के मृत शरीर अथवा अंग रखे जाते हैं तथा वन में सभी जीव अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। वन में सभी जीव अपने प्राकृतिक आवास में होते हैं। जीवों के मृत शरीर अथवा अंग रखे जाते हैं संग्रहालय में। जल जीवशाला में मछली जैसे जलीय जीव को पाले जाते हैं और टेरियम में दीमक, मक्खी तथा केचुआ को पाला जाता है टेरियम में।
जल जीवशाला में जलीय जीव मछली को पाला जाता है। संग्रहालय में जीवों के मृत शरीर तथा अंग को रखा जाता है। वन वन में सभी जीव अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पूर्वा किस अधिवास में शामिल होता है? पूर्वा जो होता है किस अधिवास में शामिल होता है? तो पूर्वा जो होता है यह ग्रामीण अधिवास में शामिल होता है। पूर्वा ग्रामीण अधिवास में शामिल होता है। इसके अलावा ग्राम फास्ट फर्स्ट स्टेट भी ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आते हैं। ग्राम ग्राम फास्टेट भी ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आते हैं। पूर्वा अधिवास गांव में कई छोटी इकाइयां में परिपूर्ण रूप से बसे रहते हैं। ये अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तट के मैदान में पाए जाते हैं। पूर्वा ग्रामीण अधिवास में शामिल होता है। इसके अलावा ग्राम फास्टेस्ट भी ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आते हैं। पूर्वा अधिवास गांव में कई छोटी इकाइयों से परिपूर्ण रूप से बसे रहते हैं। ये अधिवास सामान्य पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तटीय मैदान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैकटस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कौन सा पक्षी है अपना कैक्टस पौधों के बीच में कांटों का घोंसला बनाता है, अपना घोंसला बनाता है कांटों के बीच अपना घोंसला? यह हो जाएगा फाख्ता। फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में बनाता है। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। शक्कर खोरा होता है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है, शक्कर खोरा। फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस पौधे के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहते हैं? यह होता है मकड़ी। मकड़ी जो है ऐसा कीट है जो मधुमक्खी की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है, वह मकड़ी है। मकड़ी मकड़ी मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है, जबकि ततैया, बर्रा, चींटी आदि दीमक सामूहिक रूप से बस्ती में रहते हैं। चींटी हो गए, बर्रा या ततैया हो गया, ये सभी मधुमक्खी हो गई, ये सभी बस्ती में रहते हैं। नेक्स्ट है, घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं का विचार कीजिए। इसमें विशिष्टता जो दिया गया यह हो जाएगा निचला मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। निचले मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। पत्थर, घड़ा और चूने से बने मोटी दीवार होती है। लकड़ी के फर्श होते हैं। ये सभी लेह और लद्दाख के घरों के ऊपर दी गई विशिष्टता पाई जाती है। लेह और लद्दाख के घरों के ऊपर में जो विशिष्टता होता है, यह निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होता है। पत्थर पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवार होती है। लकड़ी के फर्श होते हैं। लेह एवं लद्दाख भारत के कश्मीर राज्य में स्थित है, जहां ठंड की अधिकता होती है तथा बर्फबारी भी होता है। यहाँ के घर मौसम के अनुकूल बनाए जाते हैं। यहाँ के घरों की विशेषता होती है घरों के निचले मंजिल में खिड़की का न होना। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवार होती है। लकड़ी का फर्श बनाया जाता है। लेह लद्दाख में भारत के कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ ठंड की अधिकता होती है तथा बर्फबारी भी होती है। यहाँ के घर मौसम के अनुकूल बनाए जाते हैं। यहाँ के घरों की विशेषता होती है घरों के निचले मंजिल में खिड़कियां का न होना, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवार। तीसरा, लकड़ी का फर्श होना। नेक्स्ट, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखा, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडे के साथ इन अंडों को भी सेकता है। वह पक्षी कौन सी है? वह पक्षी कोयल पक्षी। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपने अंडे कौवा के घोंसले में देती है। कोयल के अंडे को अपना समझते हुए उसे सेता पालता है। नेक्स्ट, एस्किमो। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करता है। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है बर्फ की दीवार के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोक देती है। एस्किमो ध्रुवीय प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियां होती है जो बर्फ से अपना घरों का निर्माण करती है। इसके घरों को इग्लू कहते हैं। बर्फ से जो घर बनाती है। एस्किमो ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाली जनजाति होती है। एस्किमो जो होती है बर्फ के घरों से का निर्माण इसलिए करती है क्योंकि बर्फ का दीवार के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। इसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होते रहता है।
नेक्स्ट है कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाती है। यह पक्षी कौन सी हो सकती है? यह पक्षी है कौवा। कौवा अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। इसे क्यों लीपा जाता है? क्योंकि कीटों को दूर रखने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को लीपा जाता है, क्योंकि इसे इससे लीपने से कीटों को दूर रखने के लिए किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवार को इसलिए लीपा जाता है क्यों? ताकि दीवारों को कीटों से बचाया जा सके। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री घर बनाने में काम नहीं आता है? स्कूटर नहीं आएगा, सीमेंट पत्थर लोहा आएगा। नेक्स्ट बंदर शेर तथा चूहा के घर क्रमशः होते हैं। बंदर शेर चूहा के घर। बंदर का निवास स्थान पेड़, शेर का निवास स्थान गुफा, चूहे का निवास स्थान बिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करती है? वह है कोयल। कोयल ऐसा पक्षी है जो स्वयं के नीड़ घोंसले का निर्माण नहीं करती है। वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, पालता है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवार एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है। इसमें क्योंकि कीट दूर रहें। ग्रामीण क्षेत्र में झोपड़ी की दीवार एवं फर्श को लीपने के लिए गोबर का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े दूर रहें। नेक्स्ट अगला चैप्टर है गति एवं दूरियां। गति एवं गति एवं दूरियां का मापन। इस चैप्टर में पहला प्रश्न दिया गया आम का पौधा एक होता है। आम का पौधा एक वृक्ष होता है। वृक्ष। आम का पौधा एक वृक्ष होता है। आम का पेड़ एक उष्णकटिबंधीय फल का वृक्ष है। उष्णकटिबंधीय फल का वृक्ष है। आम के वृक्षों को बड़ी लकड़ी वाले पौधे के रूप में वर्गीकृत किया गया, अर्थात यह कोई शाखी जड़ी बूटी या झाड़ी नहीं है। नेक्स्ट है पत्तियां जल की उपयोगी बनाने के लिए क्या करती है? ये वाष्पोत्सर्जन, भोजन, ऑक्सीजन का कार्य करती है। पत्तियां जल को उपयोगी बनाने के लिए भोजन, वाष्पोत्सर्जन तथा ऑक्सीजन आदि सभी के कार्य करती है। पत्ती जो होता है जल को उपयोगी बनाने के लिए जल से पत्ती वाष्पोत्सर्जन करती है, भोजन बनाती है तथा ऑक्सीजन लेती है। नेक्स्ट जल की बूंदे पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जल की बूंद पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में पानी मुक्त होता है। पत्ती गिरने से पेड़ों को पानी और ऊर्जा बचाने में मदद मिलता है। पत्ती गिरने से पेड़ों को पानी और ऊर्जा बचाने में मदद मिलता है। नेक्स्ट है दूरी वह भौतिक राशि होता है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। दूरी दूरी अदिश राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, जबकि बल, त्वरण एवं वेग सदिश राशि है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। दूरी अदिश राशि है जो कभी भी ऋणात्मक में नहीं होगा, जबकि बल, त्वरण और वेग सदिश राशि है। बल, त्वरण, वेग सदिश राशि है और इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। बल, त्वरण, वेग का धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों मान हो सकता है। नेक्स्ट है दूरी और विस्थापन का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय का इसका प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूरी और विस्थापन का प्रयोग जो है उपयोग है वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए दूरी और विस्थापन का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक किसी भी पथ से होते हुए गति करता है, तो उसके विस्थापन का परिणाम उन दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होता है। जब कोई वस्तु एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक किसी भी पथ में होते हुए गति करेगा, तो उसे उस वस्तु का विस्थापन का परिणाम होता है। उन दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी होगा। दूरी और विस्थापन का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने के लिए करते हैं। किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए भी दूरी का प्रयोग होता है। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग और समय का गुणनफल यह प्रदान करता है। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है विस्थापन को। वेग तथा समय का गुणनफल विस्थापन को प्रदान करता है। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु द्वारा लगाई तय की गई लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका सही मात्रक मीटर होता है। वेग तथा समय के गुणनफल को विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि होता है। इसका सही मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट है
यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। यदि किसी वस्तु का विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। किसी वस्तु का विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। चूंकि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, इसलिए वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी भी शून्य होगा, अतः वस्तु का कुल विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है। इस प्रकार वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा। जब कोई वस्तु एक बिंदु P से दूसरे बिंदु O तक किसी भी पथ से होते हुए गति करता है तो इस विस्थापन का परिणाम उन दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होता है। विस्थापन एक सदिश राशि होता है। सदिश राशि है जब जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है तो वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, प्रकाश, छायाएं और परावर्तन। जिसमें पहला दिया गया है यहाँ पे, फूल का नर भाग कहलाता है। फूल का नर भाग क्या कहलाता है? यह कहलाता है पुंकेसर। फूल के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। प्रजनन में सहायक होता है। पुंकेसर वह भाग जहाँ पराग उत्पन्न होते हैं उसे परागकोश कहते हैं। फूल का मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। फूल का मादा भाग स्त्री केसर होता है जो कि आमतौर पर फूल के केंद्र में स्थित होता है और 3 भागों से बना होता है, कलंक, शैली और अंडाशय। फूल का जो मादा भाग होता है यह 3 भागों से बना होता है जिसमें कलंक, शैली और अंडाशय होते हैं। ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं उसे स्त्री केसर नहीं होते उसे कहते हैं नर फूल कहते हैं। ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होता है, स्त्री केसर नहीं, उसे नर फूल कहते हैं। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं उसे द्विलिंगी फूल कहते हैं। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं उसे द्विलिंगी फूल कहते हैं। पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? पूर्ण फूल के 4 भाग होते हैं। पूर्ण फूल के 4 भाग होते हैं, बाहरी दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। पूर्ण फूल के 4 भाग होते हैं, बाहरी दलपुंज, स्त्री केसर और पुंकेसर। अगला है, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ऐसी सामग्री जिसमें से रोशनी बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती है उसे पारदर्शक सामग्री कहते हैं। यह प्रकाश का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिसका प्रयोग प्रकाशिकी में किया जाता है। नेक्स्ट है, जिन पदार्थों से होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे पारभासी कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे पारभासी कहते हैं। पारभासी पदार्थ चिकना कागज घिसा हुआ होता है। पारदर्शी, जिन पदार्थों से होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच, जल, वायु। अपारदर्शी जो होता है वैसा पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तु को आर पार नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पीपल, धातु, लकड़ी आदि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश के परिकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझा जा सकता है? यह है तारों का टिमटिमाना। परिकीर्णन वाली घटना नहीं है, जबकि परिकीर्णन वाली घटना जो है यह सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग करना, आसमान का नीला दिखना परिकीर्णन का उदाहरण है। तारे का टिमटिमाना तारों का प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण है। तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है, जबकि अन्य विकल्प प्रकाश के परिकीर्णन की परिघटना का उपयोग करता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों को अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, इसे प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का परिकीर्णन का उदाहरण है सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग करना, आसमान का नीला रंग दिखाई देना। नेक्स्ट है, लाल रंग का प्रकाश कोयले या धुएं से
डैश परिवर्तित होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों को तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होती है। सबसे कम और सबसे अधिक। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुओं में सबसे कम परिवर्तित होता है। लाल रंग का प्रकाश जो है कोहरे या धुआं में सबसे कम परिवर्तित होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में अधिक होती है। प्रकाश के बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का परिकीर्णन अधिक और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सर्वाधिक होने के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के बितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल का छोटी छोटी बूंदे प्रकाश को परिक्रमित करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के बितान से होकर गुजरती है तो कुहासे में जल की छोटे छोटे बूंदे प्रकाश को परिक्रमित करती है और टिंडल प्रभाव दिखाती है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह प्रभाव छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन में देखा जा सकता है। अगला है, सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? यह होता है परिकीर्णन नहीं होने के कारण। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परिकीर्णन नहीं होने के कारण। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में आसमान में अंधेरा नजर आता है क्योंकि प्रकाश का परिकीर्णन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है, परिकीर्णित प्रकाश का रंग परिकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को परिकीर्णन करते हैं। परिकीर्णित होने वाले प्रकाश का रंग जो होता है परिकीर्णन होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले रंग के प्रकाश को परिकीर्णित करते हैं। अगला है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में आकार के कणों का प्रकाश के कारण होती है। यह होता है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में छोटे आकार वाले कणों के द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होता है। सूर्य के श्वेत प्रकाश के घटक रंगों के प्रकाश से बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला है, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या होता है? यह कारण है प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष काला दिखता है। अंतरिक्ष का काला दिखने का कारण होता है वहां वायुमंडल का न होना तथा साथ ही प्रकाश का परिकीर्णन न होना। प्रकाश के परिकीर्णन के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के सूक्ष्म का होना, इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। अगला है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग जो होता है यह होता है काला रंग का होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होने के कारण इसका कारण है आकाश काला दिखाई देता है। अगला है कि प्रकाश के परिकीर्णन के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम से निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित फैल जाता है। प्रकाश के परिकीर्णन के कारण प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होकर सभी दिशाओं में उत्सर्जित फैल जाता है। इस प्रकाश के परिकीर्णन का उदाहरण है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। समुद्र या नीला दिखाई देना यह प्रकाश के परिकीर्णन के कारण है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना। नेक्स्ट है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो नियत परावर्तन की परिघटना घटित होती है। नियमित परावर्तन जो होता है, इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकने परावर्तन पृष्ठ पर समांतर दिशा में आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात भी परावर्तित किरणों समांतर बनी रहती है। अतः जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है, नियमित परावर्तन की घटना इसमें घटित होती है। नेक्स्ट, आपतित किरणें और नियमित परावर्तन तल पर टकरा करके परावर्तित किरणें हो जाती है। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है आभासी और पार्श्व उल्टा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा और आभासी होता है। समतल दर्पण में
पार्श्व उल्टा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है, अर्थात वस्तु का दायां पक्ष प्रतिबिंब के बाएं पक्ष के रूप में दिखाई देता है एवं वस्तु का बायां पक्ष प्रतिबिंब के दाएं पक्ष के रूप में दिखता है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधा होती है। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जो होता है आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब जो होता है पार्श्व उल्टा होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह पार्श्व उल्टा और आभासी होता है, लेकिन इसकी छवि जो होती है यह आभासी और सीधा होती है। समतल दर्पण में एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और सीधा होते हैं, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है नहीं है, वरन प्रतिबिंब से झुकती हुई प्रतीत होती है। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या होती है? समान आकार होता है समतल दर्पण का। छवि में समान आकार, सीधा पार्श्व और उल्टी आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ समतल हो वह समतल दर्पण कहलाएगा। समतल दर्पण का उपयोग आईना मिरर बनाने में समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को प्राकृतिक आभासी और सीधा पार्श्व उल्टी होती है तथा प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु की दर्पण के सामने रखेंगे। जितना दूरी पर वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे प्रतिबिंब भी उतना पीछे जाके बनेगा। यह होता है समतल दर्पण में। नेक्स्ट है, समतल दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं। परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर नहीं मिलते हैं, अपितु बीम से झुकी हुई प्रतीत होते हैं। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अर्थात समतल दर्पण वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार के होते हैं। उत्तल दर्पण वे दर्पण हैं जिनका परावर्तन तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। उत्तल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिसका परावर्तन तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। नेक्स्ट, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस एक्स का मान क्या होगा? तो मुख्य फोकस का मान -6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए बराबर 12/2 6 हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए f बराबर -6 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अवतल दर्पण का फोकस ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो फोकस की वक्रता केंद्र ध्रुव से कितने दूरी पर होगा? 16 8 हो जाएगा, इसका आंसर 32 हो जाएगा, डबल हो जाता है। वक्रता से पूछा था, वक्रता केंद्र से ध्रुव से बीच की दूरी पर जाता है, इसलिए 32 से डबल हो जाएगा। क्योंकि फोकस दूरी f बराबर वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए फोकस दूरी दुगुनी हो जाती है, 2f हो जाता है, इसलिए 2 इंटू 16 32 हो जाएगा। अगला है, किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होगा? आवर्धन का फॉर्मूला इसमें निकालना है, इसलिए बोलेंगे f बराबर 18 माइनस दिया हुआ है, u बराबर -12 दिया गया है। m निकालने के लिए पहले v निकालना होगा। v निकालने के लिए 1/f का फॉर्मूला लगा देंगे। 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u होता है। 1/v का मान निकल जाएगा 1/-18 प्लस 1/12, ये मल्टीप्लाई करने के बाद निकल जाएगा 1/v का मान निकलेगा +36 सेंटीमीटर निकलेगा। तो m का फॉर्मूला, आवर्धन का फॉर्मूला होगा -v/u होता है, इसलिए आवर्धन +3 निकल जाएगा। नेक्स्ट अगला है, चित्र में प्रदर्शित दिए गए पी, क्यू, आर और एस एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु हैं। यदि बिंदुओं पी, क्यू, आर और एस से वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः r1, r2, r3, r4 है, तो r1, r2, r3, r4 का मध्य सही संबंध क्या होगा? इसका संबंध होगा r1 बराबर r2 बराबर r3 बराबर r4 हो जाएगा। दिए गए चित्र के अनुसार अवतल दर्पण के किसी सतह पर स्थित सभी बिंदु पी, क्यू, आर, एस की दर्पण के वक्रता केंद्र से दूरी समान होती है, इसलिए r1 बराबर r2 बराबर r3 बराबर r4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस एक्स निकालना। फोकस निकालना, त्रिज्या अगर 30 है तो फोकस क्या हो जाएगा? फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या बाई 2, इसलिए एफ का मान हो जाएगा +7.5 हो जाएगा। अगला चैप्टर है विद्युत तथा विद्युत परिपथ।
विद्युत तथा विद्युत परिपथ। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक दिया गया है। पहला ऑब्जेक्टिव इसमें है शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संधि और जोड़ कहते हैं। शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसे संधि या जोड़ कहते हैं। संधि गति करने में सहायक होती है। शरीर का अस्थियों का ढांचा कहलाता है कंकाल तंत्र। शरीर के अस्थियों का ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र हमारे शरीर में भोजन का पाचन करवाती है। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी कंपाल की संधि होती है, ये सभी अचल संधि होती है। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी कंपाल की संधि अचल संधि होता है। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी कपाल की संधि अचल संधि कहलाती है। इनमें से कौन सी गति होती है? इसमें निम्नलिखित में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है? किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है? यह होती है पक्षी का। पक्षियों की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है, जो उसे उड़ने में सहायता देती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी को खाता है? कौन सा जीव मिट्टी को खाता है? केचुआ। केचुआ मिट्टी को खाता है और यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इससे किसान का मित्र कहते हैं केचुआ को। नेक्स्ट है, सजावटी लाइट जो होता है परिपथ का एक उदाहरण होता है। सजावटी लाइट को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सजावटी लाइट श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण होता है। परिपथ में घटक दो प्रकार से जोड़े जा सकते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। जिस परिपथ में सभी घटक श्रेणी क्रम में जुड़े हों उसे श्रेणी परिपथ कहते हैं। श्रेणी परिपथ में हर एक घटक के समान धारा प्रवाहित होती है। परिपथ में श्रेणी क्रम से जुड़े अवयव दिखाए गए। नेक्स्ट है, एक फ्यूज का कार्य सिद्ध होता है। एक फ्यूज जो होता है यह विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा इसमें होती है। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। एक फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज तार का प्रयोग विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट या अतिभारण के दौरान उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए करते हैं। इसका अभिलाक्षणिक गुण होता है फ्यूज का अभिलाक्षणिक गुण होता है प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोधकता निम्न गलनांक फ्यूज का कार्य होता है। फ्यूज तार उच्च प्रतिरोध के कारण ही अत्यधिक धारा प्रवाह के दौरान तापमान बढ़ जाने के कारण पिघल जाते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव के कारण विद्युत धारा के प्रभाव के कारण ऊष्मा के रूप में हानि होती है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव के कारण ऊष्मा के रूप में हानि होती है। एक लघुपतित परिपथ में धारा जो होता है यह अत्यधिक तेजी से बढ़ता है। एक लघुपतित परिपथ में धारा अधिक तेजी से बढ़ता है। एक लघुपतित परिपथ में धारा अत्यधिक तेजी से बढ़ता है। प्रायः खराब हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कभी-कभी धातुमय विद्युतमय तार या उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, जिससे परिपथ की प्रतिरोधकता लगभग शून्य हो जाती है और इसके फलस्वरूप परिपथ में अत्यधिक धारा बहने लगता है और अत्यधिक धारा प्रभाव के कारण तार पिघलकर टूट जाती है। इसे लघुपलन कहते हैं। एक लघुपतित परिपथ में धारा अत्यधिक तेजी से बढ़ती है, प्रायः खराब हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कभी-कभी विद्युतमय तार तथा उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, जिससे परिपथ की प्रतिरोधक लगभग शून्य हो जाता है और इसके फलस्वरूप परिपथ में अत्यधिक धारा बहने लगता है और अत्यधिक धारा प्रवाहित के कारण तार पिघल कर टूट जाते हैं। इसे लघुपलन कहते हैं। नेक्स्ट, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक विद्युत प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा जो होती है यह होती है सभी प्रतिरोध के बराबर होती है। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा सभी प्रतिरोधों से बराबर होती है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसकी समतुल्य माना जाता है? इसे चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के समतुल्य माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार किसी चालक तार को अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर समान लंबाई की दिशा में चालक तार में प्रतिरोध जो होता है R इक्वल टू ρL/A में कमी आ जाती है, उसी प्रकार विभिन्न मान के अलग दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिपथ का कुल परिणामी प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोध में से सबसे कम मान आने वाले प्रतिरोध के मान के से भी कम हो जाता है। नेक्स्ट, अगला है समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समांतर परिपथ में यह सत्य है, समांतर परिपथ का निचला प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध के योग के हमेशा बराबर और कम होता है। एक विद्युत परिपथ के समांतर परिपथ तब बनता है जब उसमें विद्युत प्रवाह के लिए कई पथ होते हैं।
इस परिपथ में सभी वैद्युत घटक समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। समांतर परिपथ में जुड़े सभी उपकरण के सिरों का विभवांतर स्थिर रहता है। इस तरह के परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग-अलग प्रतिरोध के योग से हमेशा कम ही होता है। नेक्स्ट, फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का वजह क्या होता है? गल जाना। फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण गल जाता है, जिससे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की सप्लाई बंद हो जाती है और सभी उपकरण सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है, त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें, झालरें जो होता है का निर्माण किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है श्रेणी परिपथ का। त्योहार के समय मकान तथा भवन में लगाई जाने वाली लाइट, झालरें श्रेणी परिपथ के उदाहरण है। जब विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक उपकरण या बल्ब इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उनमें एक ही धारा प्रभावित हो, तो उसे श्रेणी क्रम अथवा श्रेणी परिपथ कहते हैं। इसके विपरीत जिस परिपथ में सभी घटक समांतर क्रम में जुड़े हो, उसे समांतर परिपथ कहते हैं। उदाहरण के लिए घरों में प्रयोग होने वाले बिजली के उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट, विद्युत परिसेचन लाइनों में किए गए इनमें से मुख्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? यह होता है लेड, टिन और मिश्र धातु का होता है। विद्युत परिसेचन लाइन में मुख्य रूप से तांबे का प्रयोग करते हैं। विद्युत परिसेचन लाइन के लिए मुख्य रूप से तांबे का प्रयोग किया जाता है। तांबे के तार का उपयोग बिजली संचरण हेतु विद्युत वितरण लाइन आदि में किया जाता है। तांबा में उच्च विद्युत एवं तापीय चालकता होती है। साथ ही एल्युमिनियम की तुलना में तांबे के तार में विद्युत और चालकता के लिए सबसे कम प्रतिरोध होता है, इसलिए विद्युत परिसेच में तांबे का अत्यधिक उपयोग होता है। तांबे में उच्च विद्युत और तापीय चालकता होती है। साथ ही एल्युमिनियम की तुलना में तांबा के तार में विद्युत और चालकता के लिए सबसे कम प्रतिरोध होता है, इसलिए विद्युत परिसेच में तांबे का अधिक उपयोग होता है। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पीयर होती है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका अर्थ होता है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 into 1018 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा उतने ही इलेक्ट्रॉन 6.25 into 1018 इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत वाहक बल का मान जो होता है इक्वल टू होता है ई जो इक्वल टू W/Q के बराबर होता है। ऐसा बल जो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे विद्युत सेल, जनित्र, ताप युग्म, प्रकाश विद्युत सेल इत्यादि से प्राप्त किया जाता है। अर्थात यदि किसी परिपथ में Q कूलम्ब आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल में W ऊर्जा प्राप्त हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल जो होगा इक्वल टू W/Q जूल प्रति कूलम्ब होगा। नेक्स्ट, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होती है? विद्युत प्रवाह जो होता है यह संभव होता है इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा संभव होती है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धनावेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका SI मात्रक एम्पीयर होता है। विद्युत प्रतिरोध का एम्पीयर होता है। विद्युत धारा की SI मात्रक धनावेश की ओर होती है और इसका SI मात्रक एम्पीयर होता है। आरेख क्या प्रदर्शित करता है? नेक्स्ट है, आरेख जो है उपयुक्त आरेख खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन की यथार्थ गति को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन की गति दिखा रहा है। नेक्स्ट है, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है, तो परिपथ सर्किट में कुल धारा जो होगा यह क्या होगा? घट जाती है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ेंगे, तो परिपथ में कुल धारा घट जाती है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है? न्यूट्रल वायर जो होता है नीला होता है न्यूट्रल वायर। तार का रंग प्रयुक्त होता है। लाल के लिए विद्युतमयी तार होता है, लाल विद्युतमयी होता है। नीला या काला उदासीन होता है। हरा तार भूतार होता है। हरा तार को अर्थ वाला तार बोलते हैं, हरा तार। और नीला या काला रंग का जो तार होता है यह उदासीन होता है। लाल विद्युतमयी होता है। जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं, तो उसे करंट का मान जो होता है यह मान हो जाता है एक ही रहता है।
जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हों तो करंट का मान एक ही रहता है। जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा का मान समान व प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर भिन्न-भिन्न होता है, जबकि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध में धारा का मान भिन्न-भिन्न व विभवांतर एक समान होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? यह मार्ग कहलाता है लूप विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। नेक्स्ट है, ऐसे वायर जो बिजली घरों में बिजली संचारित करने में डैश को कटिंग होती है उसे कहते हैं, वायर को क्या कहते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अक्रिस्टलीय धातु सुगठित कठोर पदार्थ है जिस पर ऊष्मा का रासायनिक प्रभाव पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अक्रिस्टलीय ताप सुगठन कठोर पदार्थ है जिस पर ऊष्मा या रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उपयोग घरों में बिजली के वायर, पाइप, केबल, इंसुलेशन, फर्श पर बिछने वाली चादर आदि बनाने में किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अक्रिस्टलीय ताप सुगठ्य कठोर पदार्थ होता है जिस पर ऊष्मा तथा रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका प्रयोग घरों में बिजली के वायर, पाइप, केबल, इंसुलेशन, फर्श पर बिछाने वाली चादर आदि में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध में प्रवाह धारा क्या होती है? यह धारा जो होती है 0.55 एम्पियर होती है। 6 ओम प्रतिरोध में धारा का जो मान होगा यह 0.55 एम्पियर होगा। जैसे नोड ए का एनोड एनालिसिस करने पर होता है V-10/2 प्लस V/2 प्लस V/8 बराबर 0 हो जाता है, इसलिए 4V-40 प्लस 4V प्लस V बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए V बराबर 40/9 हो जाएगा। अतः 6 ओम में प्रवाहित धारा जो होती है I बराबर V/R हो जाएगा। 40/9 इंटू 18, 9 गुना 8 हो जाएगा, इसलिए 40/72, इसलिए I का मान जो होगा 0.55 एम्पियर होगा। तब I इक्वल टू 0.55 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग जो होता है यह होता है विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। विद्युत परिपथ में बैटरी का प्रयोग विभवांतर उत्पन्न करने में करते हैं। विद्युत बैटरी में से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है तथा यह परिपथ विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखने के लिए विद्युत वाहक बल EMF उत्पन्न करता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के विद्युत बैटरी विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जो किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, विद्युत बैटरी होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है? इसमें जो है ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर वे अवयव जो अत्यंत समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं सक्रिय अवयव कहलाते हैं, जैसे वोल्टता स्रोत, धारा स्रोत, रजिस्टर आदि। नेक्स्ट अगला है, एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है? यह होता है केवल प्रतिरोध के कारण। एसी परिपथ में पावर हानि केवल प्रतिरोध में होता है। प्रतिरोध में पावर हानि I² R होता है। प्रतिरोध का मान जितना अधिक होता है पावर हानि ज्यादा होती है। जो ताप के माध्यम से ऊर्जा को हानि होती है, हीट जो होता है यह समानुपाती होता है। हीट जो होता है समानुपाती I²RT होता है। नेक्स्ट है, सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो सर्किट के माध्यम से धारा का जो मान होगा यह होता है एक ही रहता है। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, सर्किट में मध्य धारा के जो मान होते हैं ये एक ही रहता है। सर्किट के श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं तथा सर्किट के माध्यम धारा का मान एक ही रहता है। इसी प्रकार जब किसी सर्किट में प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तब सर्किट के मध्य से प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज का मान समान रहता है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है चुंबक, मैग्नेट। अगला टॉपिक है चुंबक, मैग्नेट है। इस टॉपिक में जिसमें पहला प्रश्न दिया गया चुंबक मैग्नेट में पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से निर्जीव कौन सा है? निर्जीव, इसमें से निर्जीव बताना है। निर्जीव हो जाएगा रेलगाड़ी, इसमें निर्जीव है। गाय, घोड़ा, पेड़ पौधे सजीव है। रेलगाड़ी निर्जीव है, शेष सभी सजीव है। गाय, घोड़ा, पेड़ पौधे सजीव है। निम्न में से सजीव कौन सा है? सजीव जो इसमें दिया है, सजीव जो होगा बीज हो जाएगा। नेक्स्ट, सजीवों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? सजीव में मुख्य लक्षण स्थिरता होता है। स्थिरता सजीवों मुख्य लक्षण नहीं है। सजीव का लक्षण नहीं है स्थिरता, जबकि श्वसन, वृद्धि, प्रजनन सजीव के लक्षण है। पौधे अपना भोजन निम्न में से किस क्रिया द्वारा बनाते हैं? यह बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण।
पौधे जो होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। निम्न में से पौधे की पत्ती छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है वह पत्ती का नाम है छुई मुई। छुई मुई पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है, इससे सिस्मोनोटिक गति होती है। सिस्मोनोटिस्टिक गति होता है इसमें। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा और मध्यम उंगली के बीच का कोण कितना होता है? यह कोण 90 डिग्री का होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा और मध्यमा उंगली के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा और मध्यमा उंगली के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा उंगली और अंगूठे को इस तरह से फैला जाती है कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तब अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। इस नियम को फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा और मध्यमा के बीच में 90 डिग्री कोण होता है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ का जो तर्जनी उंगली होती है, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठा को इस तरह फैलाया गया है कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है, मध्यमा चालक की दिशा दिखाती है, मध्यमा चालक की तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करते हैं। मध्यमा चालक द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। मध्यमा अंगूठा होता है चालक पर आरोपित बल दिखाता है। अंगूठा जो है चालक पर आरोपित बल की दिशा दिखाता है। इस नियम को फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके द्वारा होती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो होता है यह कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन के कारण होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा जो होते हैं या क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तथ्य से यह मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र का हमेशा किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती है। ये रेखाएं बंद वक्र कहलाती है। नेक्स्ट डायनेमो में विद्युत धारा जो होता है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर उपयोग किया जाता है करके उत्पन्न की जाती है। डायनेमो जो होता है, डायनेमो में विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर उपयोग करके उत्पन्न होता है। इसमें यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक को घूर्णन गति प्रदान करके फलस्वरूप विद्युत धारा में उत्पन्न किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र प्लस चालक की गति मिलाकर के प्रेरित विद्युत धारा निकलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल को अवधारित अवधारण पर आधारित नहीं होती है? वह कौन सा बल होता है? विद्युत फ्यूज होता है। विद्युत फ्यूज जो होता है यह दिए गए उपकरण में विद्युत फ्यूज उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं होता है। लाउड स्पीकर, वोल्टमीटर तथा एमीटर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित होते हैं। लाउड स्पीकर, वोल्टमीटर तथा एमीटर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है या उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली रेखा होती है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा जो होती है ध्रुव से निकलने वाली रेखा होती है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा ध्रुव से निकलने वाली रेखा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर चुंबक के बाहरी क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, जबकि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से शुरू होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट अगला है धारा की जो दिशा होती है, धारा का दिशा जो होता है परिवर्तित करके विद्युत चुंबक को ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। धारा की दिशा को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। नेक्स्ट शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? MIR स्कैन कहते हैं। शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को MRI स्कैन कहते हैं। शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को MRI स्कैन कहते हैं। नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र के अंदर
स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यम और तर्जनी उंगलियां क्रमशः फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है मध्यम और तर्जनी उंगलियां जो होती है क्रमशः यह धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और तर्जनी उंगली क्रमशः धारा मध्यमा धारा को और तर्जनी उंगली जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। नेक्स्ट, किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ जो होता है यह शून्य होता है। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ जो होता है शून्य होता है। नेक्स्ट, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त होता है। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त के रूप में होती है। नेक्स्ट है छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा जो होती है यह होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। चुंबक क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र का निर्माण करती है तथा चुंबक के बाहरी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है तथा चुंबक के उत्तर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है। एक छड़ चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है किस प्रकार की होती है? यह होती है चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर हो जाती है। एक छड़ चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर हो जाती है। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है यह दूरी में वृद्धि के साथ घट जाता है। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूरी में वृद्धि करने से चुंबकीय क्षेत्र घटता है। दो चुंबक क्षेत्र रेखा कभी-कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी भी नहीं करता है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होती है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा सघन होती है तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद वक्र को बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। नेक्स्ट, चुंबक बल रेखा के किसी बिंदु पर आरेखित डैश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। यह जो होता है चुंबकीय बल रेखा से किसी बिंदु पर आरेखित स्पर्शज्या से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। स्पर्शज्या से। नेक्स्ट, जब धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज रूप से रखा जाता है तो इसका उत्तरी ध्रुव की दिशा और दक्षिणी ध्रुव की दिशा में विनिक्षिप्त होते हैं। तार का इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होती है कैसी होती है? पश्चिम से पूरब की ओर होती है। नेक्स्ट, एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है तो जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिण ध्रुव नीचे की दिशा में होता है तो तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है। तार में इलेक्ट्रॉन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाता है। एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाता है तब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का जो कोण होता है वह होता है तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होती है, यह 90 डिग्री का होता है। एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है तब चुंबक की जो गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होता है। अगला है धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा जो होती है यह कैसी होती है? संकेंद्रित वृत्त होती है। जब हम किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारावाही वृत्ताकार पार्श्व कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है उसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव कहेंगे उसे। ऐसा पदार्थ जो निकेल कोबाल्ट तथा विशेषकर लोहा को आकर्षित करता है चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र रेखा होती है जो चुंबक के सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है। जो चुंबक के सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है रेखा बंद वक्र रेखा होती है। उत्तरी ध्रुव से निकलती है दक्षिणी ध्रुव तक जाती है और चुंबक के भीतर से होते हुए फिर भी उत्तरी ध्रुव की ओर आ जाती है। नेक्स्ट, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा जो होता है यह
अधिकतम होता है। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा जो होती है यह अधिकतम होती है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबक क्षेत्र के समकोण 90 डिग्री पर होती है तब उत्पन्न प्रेरित धारा का मान जो होता है अधिकतम होता है। अगला है, यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा जो होती है इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है? यह होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जब तांबे के तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके उसमें प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा तर्जनी तथा मध्यमा उंगली क्रमशः अंगूठा जो होता है चालक की गति और तर्जनी उंगली चुंबक क्षेत्र के बारे में और मध्यमा उंगली जो होता है चुंबक क्षेत्र प्रेरित धारा की दिशा को निरूपित करती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो होता है चालक की गति दिखाता है, तर्जनी उंगली जो होती है चुंबक के क्षेत्र दिशा दिखाता है और मध्यमा उंगली जो होता है प्रेरित धारा की दिशा को निरूपित करती है। नेक्स्ट अगला चैप्टर है हमारे चारों ओर की वायु। हमारे चारों ओर की वायु इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करेंगे जिसमें पहला दिया गया है हमारे चारों ओर की वायु में पहला दिया गया ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है ऊंट निम्न परिवेश में पाया जाने वाला जंतु है। ऊंट जो है किस परिवेश में पाया जाने वाला जंतु है? ऊंट जो है यह है मरुस्थलीय में। ऊंट मरुस्थलीय परिवेश में पाया जाने वाला जंतु है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं ऊंट को। नेक्स्ट है धारारेखीय शरीर होता है। मछली का शरीर धारारेखीय होता है। धारारेखीय शरीर मछलियों का होता है। धारारेखीय शरीर मूल रूप से एक अनुकूलन है जो जलीय जीवों को जलीय पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करता है। धारारेखीय शरीर दोनों सिरों पर शंकु के आकार का पतला होता है। नेक्स्ट है हमें श्वसन लेने में कठिनाई होती है पर्वतीय क्षेत्र में। हमें श्वसन लेने में सांस लेने में पर्वतीय क्षेत्र में कठिनाई होती है क्योंकि वहां पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। कम दबाव मात्रा कम होती है और हवा का दबाव भी कम होता है। नेक्स्ट है स्थल घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु होता है। घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु जो है यह शेर होता है। घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु शेर होता है। शेर एक मांसाहारी प्राणी है जो हिरन जंगली भैंसा आदि का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। घोड़ा को हम सवारी के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जलकुंभी पाया जाता है। जलकुंभी जो है जलकुंभी जल में पाया जाता है। यह तालाबों झीलों और नदियों में तेजी से फैलता है। इसे बंगाल का आतंक कहते हैं जलकुंभी को। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण किया जाता है? वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण होता है? नाइट्रोजन का। वायुमंडल में तड़ित लाइट द्वारा नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण हो जाता है। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। विद्युत विसर्जन तड़ित होने पर वायुमंडल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा नाइट्रस अम्ल HNO2 में परिवर्तित हो जाती है और वर्षा जल के साथ मिट्टी में रिस कर यह पौधों के लिए उपजाऊ नाइट्रेट बन जाती है। नेक्स्ट है वायुमंडल में तड़ित द्वारा नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण हो जाता है। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। विद्युत विसर्जन तड़ित होने पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके नाइट्रेट ऑक्साइड NO बनाते हैं। नाइट्रेट ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करके सबसे पहले वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होता है ऑक्सीजन संपर्क करके NO बनाएगा। उसके बाद फिर नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है यह ऑक्सीजन संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बना देगा। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के जल में घुल जाएगा और जो नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा HNO3 बनेगा तथा नाइट्रस अम्ल जो होता है HNO2 में परिवर्तित हो जाएगा और वर्षा जल के साथ मिट्टी में रिस कर यह पौधों के लिए उपजाऊ बन जाता है। पौधों के लिए उपजाऊ बनता है। नाइट्रेट बन जाता है। नाइट्रेट उपजाऊ नाइट्रेट बनता है। नेक्स्ट दी गई वायुमंडलीय परतों में किस कारण घनत्व सबसे कम होता है? दी गई वायुमंडलीय परतों में किस कारण घनत्व सबसे कम होता है? यह होता है बरहीमंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल की परतों में सबसे कम घनत्व बरहीमंडल में होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की परतों में सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। सबसे कम बरहीमंडल में, सबसे ज्यादा क्षोभ मंडल में घनत्व होता है। नेक्स्ट वायुमंडल में मौजूद इसमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में तीनों प्रक्रिया द्वारा होता है? यह गैस है ऑक्सीजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कुछ अन्य गैस मिश्रण होते हैं। वायु की यह पृथ्वी
वायु की यह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक होता है। वो ऑक्सीजन दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ऑक्सीजन जो होता है दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है ऑक्सीजन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के लिए सही क्रम को दर्शाता है? तो यह सही क्रम को दर्शाता है। कौन सा क्रम है? इसमें पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति का सही क्रम है। सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, लास्ट में बरही मंडल होता है। पृथ्वी पर जो है सबसे ऊपर सबसे पहले जो है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद होता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, लास्ट में होता है बरही मंडल। नेक्स्ट है कोरियोलिस। कोरी कोरियोलिस बल जो होता है के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कोरियोलिस बल में गलत कथन जो है यह है, यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, यह गलत दिया गया। जबकि कोरियोलिस जो बल होता है यह वायुमंडलीय दाब, यह जो होता है अक्षांश के कोण में अनुक्रमानुपाती होता है, यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल एक आभासी बल होता है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। वस्तुतः पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधीय का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न-भिन्न होती है कोरियोलिस बल में। इस गति भिन्नता के कारण कोई भी गतिमान वस्तु जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होता है, उस पर यह बल कार्य करता है, कोरियोलिस बल। यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कोरियोलिस बल अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है कोरियोलिस बल। नेक्स्ट, पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी विकिरणों से कौन सुरक्षित रखता है? यह रखता है ओजोन। समताप मंडल में पाया जाने वाला ओजोन परत है मानवीय जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को रोकता है। इसे गुड ओजोन कहते हैं। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, वाला एक रंगहीन एवं क्रियाशील ऑक्सीकारक गैस होता है। रंगहीन क्रियाशील ऑक्सीकारक गैस ओजोन होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग होती है 0.03% होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक सूत्र CO2 है, एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है रंगहीन और गंधहीन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के एक परमाणु से मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अगला चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 7।